जुलाई का मौसम और गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जून जुलाई के मौसम में गर्मी अपने चरम सीमा पर रहती है और इसका प्रभाव हर गरीब आदमी झेलता है। यही गर्मी अनीता अपने पति 6 साल के बेटे प्रेम और अपनी सास आशा के साथ झेल रही थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति पूरे दिन काम करके रात को घर आता है, पर घर आने के बाद भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिलती और इसलिए तो वह घर के बाहर चारपाई बिछाकर बैठ जाता है। और जब अनीता बाहर खाना लेकर आती है तो वह अपने पति से कहती है, मैं देख रही हूँ आप पूरे दिन बाहर धूप में कड़ी मेहनत करते हैं और रात को भी घर में नहीं आते, आखिर आप रात में बाहर क्यों बैठते हैं? अरे अनीता, पूरे दिन धूप में काम करता हूँ, रात में थोड़ी ठंडक महसूस होती है इसीलिए बाहर बैठता हूँ। तुम घर में खाना बनाती हो, खाना बनाने से घर में और ज्यादा गर्मी बढ़ती है। अब देखो मेरी मानो तो खाना बनाकर तुम भी बाहर आ जाया करो और माँ और प्रेम को भी बाहर बुला लो। आज हम सब बाहर ही खाना खाएंगे, क्यों? अनीता और उसका परिवार गरीब था, पर फिर भी अनीता के पति ने कभी भी अपनी बीवी और बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी और ना ही मेहनत करने से पीछे हटा। हमेशा की तरह आज भी अनीता का पति मजदूरी करने के लिए जाता है, जहां वे एक साइड पर ईंट ढोने का काम कर रहा होता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से अनीता के पति को चक्कर आते हैं और वह 7वें माले से नीचे गिर जाता है। अरे भाइयों, जल्दी आओ, यहाँ देखो कोई 7वें माले से नीचे गिर गया है, जल्दी आओ। अरे ये तो हमारे ही गांव का है, अरे आशा का बेटा है, चलो जल्दी से अस्पताल ले चलो। बाकी के मजदूर जब तक अनीता के पति के पास पहुंचते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाते हैं, तब तक अनीता का पति दम तोड़ चुका होता है। अब ये खबर जैसे ही अनीता को मिलती है, मानो जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरे पति छोड़कर नहीं जा सकते, अगर वे चले गए तो हमारा घर कौन देखेगा? अरे बेटी, तुम खुद को संभालो, अब तुम अकेली इस घर को संभालने वाली हो। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो तुम्हारी सास और तुम्हारे बेटे को कौन देखेगा? कहो खुद को संभाल, छोटी सी उम्र में मेरे पोते के सर से उसके बाप का साया छिन चुका है। अगर तू भी इसी तरह से रोती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और प्रेम भी टूट जाए। अपने बेटे और सास की आंखों में आंसू देखकर अनीता खुद को संभालती है और इस सच को अपना लेती है। समय बड़ी तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन जब प्रेम स्कूल से घर आ रहा होता है तो उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा से प्रेम तो बच जाता है, पर उसकी आंखें चली जाती है। हे भोलेनाथ, हमसे आखिर कौन सी गलती हो गई है? ये तू हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और अब मुझसे मेरे पोते की आंखें। प्रेम बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत मेहनत करूंगी, चाहे मुझे तेरी आंख दिखाने के लिए दूसरे शहर ही क्यों न जाना पड़े, मैं तुझे लेकर जाऊंगी, पर मैं तुझे अंधों की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। माँ, आप सच बोल रही हो क्या? मैं पहले की तरह देख पाऊंगा? भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली? आपने तो कहा था कि अब भगवान हमसे कुछ नहीं छीनेंगे। अनीता अपने परिवार के साथ इस दुख को झेल रही होती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और अनीता के दुखों को देख उससे कहती है, अनीता बेटी, सावन का महीना शुरू होने वाला है, 4 दिन बाद मेरा बेटा कांवड़ लेकर जाने वाला है। कहते हैं जो इंसान सच्ची श्रद्धा से कांवड़ लेकर जाता है, भोलेनाथ उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। जिस तरह से तेरे घर में दुखों का पहाड़ टूट रहा है, मेरी मान, तू कांवड़ यात्रा कर ले, क्या पता कांवड़ ले जाने से तेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अम्मा जी, अगर ये सच है तो मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी और मैं भी इस तपती गर्मी में नंगे पैर कांवड़ यात्रा करूंगी। बस भोलेनाथ जी, मेरे बेटे की आंखें ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, अब तूने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो आज से ठीक 4 दिन बाद सावन शुरू है और सभी कांवड़ वाले आज से चौथे दिन अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे। तुम भी कांवड़ यात्रा करना और हर की पौड़ी पर जाकर स्नान करना और भोलेनाथ से मनोकामना मांगना कि तुम्हारे बेटे की आंख ठीक हो जाए। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से चली जाती है और 4 दिनों बाद अनीता कांवड़ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाती है। पर अपनी विधवा बहू को तपती धूप में नंगे पैर कांवड़ ले जाते देख आशा की आंखें भर जाती हैं
और वे अपनी बहू से कहती है, बहू तू तेज धूप में नंगे पैर कैसे कांवड़ यात्रा कर पाएगी? माँ, अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने पति को पहले ही खो चुकी हूँ। अब मेरे पास आपके और मेरे प्रेम के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है बहू, तू बस अपना ख्याल रखना। माँ, आराम से जाना और मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है। देखना, जब आप कावड़ यात्रा करके गंगा जल लेकर आओगे ना, तब तक मेरी आंखें पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। अनीता की तरह प्रेम को भी भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। अनीता भोले भंडारी का नाम लेते हुए अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देती है। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। इस तरह से अनीता हरिद्वार पहुंचती है, जहां रास्ते में उसे दो बुजुर्ग आदमी मिलते हैं। बेटिया, मैं लंगड़ा हूँ और मेरा भाई अंधा। हम दोनों हर की पौड़ी जाना चाहते हैं, वहाँ गंगा स्नान करना चाहते हैं, पर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। क्या तुम हमें हर की पौड़ी तक ले जा सकती हो? ये क्या, एक अंधा है और एक लंगड़ा? मेरे हाथ में तो कांवड़ है। मैं दो आदमी को अपने साथ कैसे ले जाऊं? नहीं, इन बूढ़े बाबा ने मुझसे मदद मांगी है और मैं किसी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकती। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब प्लीज बेटा, हमारी मदद करो। मेरे भाई को सहारा दे दो, वो चल नहीं सकता और मैं तो अंधा हूँ। मैं अपने भाई का हाथ पकड़ लूंगा। अरे बेटा, बस थोड़ी ही दूर तो जाना है। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। आप दोनों ही मेरा सहारा लेकर चलिए। अनीता के हाथ में कांवड़ था, पर फिर भी अनीता उन दोनों बुजुर्गों को अपने साथ हर की पौड़ी तक ले जाती है और उन्हें स्नान करवाती है, जिसके बाद वे दोनों बुजुर्ग। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत साफ दिल की हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा अंधा बेटा जल्द ही ठीक हो जाए और तुम्हारे घर की सारी मुसीबत खत्म हो जाए। आशीर्वाद है बेटा, आशीर्वाद। मुझे इसी आशीर्वाद की आवश्यकता थी बाबा। इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी अनीता को याद आता है कि उसने अपने अंधे बेटे के बारे में किसी को नहीं बताया, तो उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। अब अनीता जल्दी से गंगा स्नान करके गंगा अपनी कांवड़ में भरती है और घर जाती है। जब अनीता घर जाती है तो वे देखती है कि उसके बेटे की आंखें ठीक हो गई। माँ देखो, मैं देख सकता हूँ। माँ देखो, मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। माँ ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। माँ, सब देख सकता हूँ मैं। बहू, प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। आज सुबह ही जब प्रेम ने आंखें खोली तो वे सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। क्या आज सुबह? इसका मतलब मैंने जो अंधे और लंगड़े बुजुर्ग को नहलाया और जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, वे कोई और नहीं, वे महादेव थे। महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मुझे अपने दर्शन दिए और मैं आपको पहचान भी ना सकी। सच में भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से स्वयं भोलेनाथ आकर अनीता के सारे दुखों को हर लेते हैं और उसके बेटे की आंखें ठीक कर देते हैं। सच में भगवान पर विश्वास रखने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान सदैव ही अपने भक्तों के साथ रहता है। बस भगवान अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लेता है। सफेद साड़ी में लिपटी बुरी हालत में एक जवान औरत अपने हाथों में ढोल लिए गली गली ढोल बजा रही होती है और लोग उसे कुछ पैसे देकर जा रहे होते हैं। वाह, क्या ढोल बजाया है! इसे कहते हैं असली कला। पर अफसोस, जिस कला को स्टेज पर होना चाहिए वो रोड पर है। बेटा, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो, फिर इस तरह रोड पर क्यों? शुक्रिया अंकल जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, सूरज डूब चुका है। वाणी कुछ पैसे लेकर अपने ढोल के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है और एक टूटे फूटे घर में जाती है। वाणी एक बहुत गरीब औरत थी जो अपने घर में अपनी सास विमला के साथ रहा करती थी। विमला काफी बूढ़ी हो चुकी थी और काफी बीमार भी थी। अब जैसे ही वाणी घर पहुंचती है, वे देखती है कि उसकी सास जोर जोर से खांस रही है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई। आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वाणी अब जल्दी से अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास को दवाई खिलाकर सुला देती है।
और खुद अपनी सास के पास बैठकर अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। अरे वीरेंद्र, आप फिर से आज मेरे लिए गजरा लेकर आ गए। माँ जी देखो ना, ये रोज मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं। तो क्या हुआ बहू, अगर मेरा बेटा तेरे लिए रोज गजरे लेकर आता है, तुझ पर गजरा बहुत अच्छा लगता है। और एक ही तो मेरी बहू है, अगर वह भी 16 श्रृंगार करके नहीं रहेगी तो क्या इस बुढ़ापे में 16 श्रृंगार करेगी। सुन लिया माँ ने क्या कहा? और ये जो ढोल देख रही हो ना तुम, ये शादी पार्टी में उनकी खुशियों के लिए नहीं, अपनी बीवी की खुशी के लिए बजाता हूँ, क्योंकि मैं जितना अच्छा ढोल बजा लूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। और मेरा तो सपना है एक दिन स्टेज पर ढोल बजाने का, ताकि मैं फिल्मों में भी काम कर सकूं। आपकी मजाक करने की आदत तो आपकी कभी नहीं जाने वाली। इंसान के अंदर जिस चीज का हुनर होता है वो उसी चीज में जाता है। आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं, आप म्यूजिशियन क्यों नहीं बनते? क्यों फिल्मों में काम करना है? अरे मेरी भोली बीवी, मैं एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, तभी तो फिल्मों के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसमें ढोल बजा पाऊंगा। कितनी भोली हो तुम। अब मैं क्यों फिल्मों में जाना चाहता हूँ? वाणी बहुत भोली थी। वे कभी भी किसी की भी बात जल्दी नहीं समझ पाती, जिस वजह से वीरेंद्र और उसकी सास उसका खूब मजाक बनाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन वीरेंद्र थका हारा घर आता है और काफी परेशान भी। वीरेंद्र को इतना परेशान देखकर वाणी वीरेंद्र से कहती है, वीरेंद्र जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वाणी, मैं जिस जगह काम करता था उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? आप तो कितना अच्छा ढोल बजाते हैं, फिर वे ढोल वाले आपको क्यों निकाल रहे हैं? कुछ तो बात हुई होगी ना? मैं कुछ नहीं जानता वाणी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। आज पूरा दिन मैं काम ढूंढने में लगा था, हर जगह वैकेंसी फुल है, और जिस तरीके से ढोलकी की कमी हो रही है, लग रहा है कि हम ढोल वालों का तो करियर बर्बाद ही हो जाएगा। वीरेंद्र अकेला था, अपने घर में कमाने वाला। अगर वीरेंद्र काम नहीं करता तो उनकी रोजी रोटी चल पानी भी मुश्किल थी। इसलिए खबर सुनकर वाणी भी काफी परेशान हो जाती है। पर वाणी और वीरेंद्र इस बारे में विमला को कुछ पता नहीं चलने देते और सारी परेशानी खुद ही झेलते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर वीरेंद्र को कहीं काम नहीं मिलता। और एक दिन वाणी अपने पति वीरेंद्र से कहती है, सुनिए जी। वीरेंद्र वाणी को ढोल बजाना सिखाता है। बहुत जल्द वाणी वीरेंद्र की तरह ढोल बजाना सीख जाती है और एक दिन दोनों पति पत्नी ढोल बजाने के लिए गली गली जाते हैं और एक मंदिर के बाहर ढोल बजाते हैं। उन दोनों का ढोल वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं, साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। शाम को जब वीरेंद्र वाणी के साथ घर आता है तो वाणी अपने पति से कहती है, देखा, इस ढोल की वजह से पहले ही दिन हमारी कितनी कमाई हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, नौकरी के भरोसे मत रहो। देखो, अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो एक दिन हम अपना खुद का ढोल बिजनेस खोल लेंगे, फिर हम भी लोगों को अपने पास काम पर रख लेंगे। हाँ वाणी, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, पर मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ धूप में इस ढोल को लेकर घूमना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अब वाणी और वीरेंद्र की जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्द नजर लगती है। एक दिन वाणी वीरेंद्र के साथ ढोल बजाने के लिए बाहर जाती है और तभी एक दुर्घटना में वीरेंद्र की मौत हो जाती है। वीरेंद्र की मौत होने के बाद विमला को सारा सच पता चलता है कि किस सिचुएशन से उसके बहू बेटे गुजर रहे थे, जिसके बाद विमला भी सदमे में चली जाती है। माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने पति के सपने को भी पूरा करूंगी। इतना बोलकर वाणी भी सो जाती है और अगले दिन फिर से अपना ढोल लेकर ढोल बजाने के लिए निकल जाती है और एक जगह अकेली बैठकर ढोल बजा रही होती है। तभी सर पर पगड़ी और तन पर नए कपड़े पहना एक लड़का उसके पास आता है और हांफते हुए उससे कहता है, मैडम, आप बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए थे फूल रखने के लिए, पर मैं ढोल वालों को बुलाने भूल गया। अब पूरा घर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। आज मेरे भाई की शादी है, आपको सिर्फ 2 घंटे ढोल बजाना है। मैं आपको इसकी मुंह मांगी रकम दूंगा, प्लीज 2 घंटे ढोल बजा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे हर तरह का ढोल बजाना आता है। भला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाणी कैसे छोड़ सकती है?
जब से वीरेंद्र की मृत्यु हुई थी तब से वाणी के लिए घर चला पाना मुश्किल हो रहा था और ये पहली बार था जब वे खुद काम वाणी के पास चल कर आया था। इसलिए वाणी उस लड़के के साथ उसके घर आती है जहाँ वे काफी देर तक ढोल बजाती है। उसके ढोल पर सबके कदम अपने आप थिरकने लगते हैं और सब काफी देर तक डांस करते हैं। उसी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो वाणी से कहता है, बहन तुम्हारी कितनी कम उम्र है। तुम्हारी सफेद साड़ी और ऐसी हालत देखकर साफ पता चलता है कि तुम गरीबी और लाचार हो, पर फिर भी भगवान ने तुम्हें एक इतना अच्छा टैलेंट दिया है। तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? साहब, गरीब लोगों के टैलेंट की कोई कदर नहीं होती और अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए और मेरे पास मेरे इस ढोल के अलावा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। इतना बोलकर वह आदमी वाणी को एक बड़े से म्यूजिशियन में ले जाता है और उसे वहाँ काम दिलवा देता है, जहाँ वाणी वहाँ आए सभी बच्चों को ढोल बजाना सिखाती है और इस तरह से वाणी एक टीचर बन जाती है जो लोगों को ढोल बजाने की क्लास दिया करती है। इस तरह से वाणी अपनी गरीबी दूर करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाती है।